अ, नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज के टॉपिक को आप संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र 3 जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है, माफ कीजिएगा, उस प्रश्न पत्र 2 से जोड़कर आप देख सकते हैं, जो कि शासन व्यवस्था से जुड़ेगा। टॉपिक है सतत विकास के लिए नियोजित शहरीकरण का महत्व। साथियों, जब भी हमने अर्थव्यवस्था के विकास के क्रम में कई पहलुओं को देखकर कई पहलुओं के साथ आगे बढ़ने का प्रयास, जिसमें आयात निर्यात को बढ़ाने की बात कही गई, जिसमें आपके ई कॉमर्स को बढ़ाने की बात कही गई, जिसमें आपके एक तरीके से जो ये है डिफेंस सेक्टर है उसको बढ़ाने की बात कही गई। इन तमाम पहलुओं के आधार पे हमने विकास को आगे, माफ कीजिएगा, अपने अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इससे क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान चीजों को हमने विस्तार से देखा। आज हम दरअसल इस व्यवस्था को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे, और वो नजरिया होगा शासन व्यवस्था के दौर में, शासन व्यवस्था के व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के क्रम में कैसे आप अपने इस व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, तो जब मैं ये कर रहा था तो ये जो कीड़ा वो नहीं आया, और जब शुरू हो गया तब आ गया। बहरहाल, वन सेकेंड, सॉरी फॉर दिस वन। तो साथियों, आज हम देखेंगे शासन व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक है कि सतत विकास के लिए नियोजित शहरीकरण का क्या महत्व है। सतत विकास, नियोजित शहरीकरण, ये दो शब्दावली आपने सुना होगा। सतत विकास करने का आशय, हालांकि हमने कई दफा इसे है ना परिभाषित किया है। सतत विकास करने का मतलब होता है कि कैसा विकास जो तकरीबन एक निरंतर प्रक्रिया के साथ चलती रहे। और कोई भी चीज निरंतर प्रक्रिया के साथ तभी चल पाती है जब उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दरअसल न हो रहा हो। जब अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो निसंदेह इस व्यवस्था के बढ़ते हुए क्रम में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हम ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा हो। क्योंकि अगर नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के प्रयोग के साथ अपनी व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा दरअसल समस्याएं नहीं होंगी। आकाश ब्लॉग हैं दरअसल, कह रहे हाई हाई हेलो भाई साहब, फॉर्म में है आज एक तरीके से, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, आपका स्वागत है। आपने जितना बार हाई कहा उससे तकरीबन ज्यादा मेरे तरफ से हेलो आपका। तो ये है, तो सतत विकास और नियोजित शहरीकरण क्यों जरूरी है ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। इसी के व्याख्यान के क्रम में हमने ये कहा कि ऐसा विकास जो निरंतर चलते रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास कैसे होगा, यानी कि आप अपने विकास की प्रक्रिया में जिन भी तमाम पदार्थों का, जिन भी तमाम आप कह सकते हैं प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं वो इस तरीके से हो ताकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आपके पर्यावरण पे, आपके वर्तमान सिचुएशन पे ना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि हम ऊर्जा आधारित जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस ऊर्जा को दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाएं, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी जो हमारी पूर्व धारणा एक तरीके से वो होगी। तो ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरी बात कही जा रही है शहरीकरण। मतलब शहरीकरण निसंदेह जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप इसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इमेजिन कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के तौर पे समझना चाहें कि शहरीकरण का मतलब क्या, तो जब आप ये चीजें, तो क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे भी है, आप जाकर देख पाएंगे। समझता मैंने वहीं से लिया। हालांकि बहुत बड़े बड़े शब्दावली के साथ तमाम चीजों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। उन तमाम प्रयासों में मैंने जो मुख्य चीजें हैं दरअसल वो 3 चीजें थी। उन 3 बातों को मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन की जो अवधारणा है शहरीकरण का, टाउनशिप का, वो ये है कि 3 चीजें होनी चाहिए। पहली बात कही जा रही जनसंख्या का स्थानांतरण हो, दूसरी बात कही जा रही कि बहुआयामी क्रियाविधि हो, और अगली बात कही जा रही आर्थिक क्रियाविधि। जनसंख्या का स्थानांतरण, बहुआयामी क्रियाविधि क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। अगली बात कही जा रही इकोनॉमिकल आर्थिक क्रियाविधि। तो ये 3 चीजें जहां होगी दरअसल उसे शहरीकरण से परिभाषित किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की बात है, डेफिनेशन है उनकी तरफ से। आकाश ब्लॉग कह रहे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, इसी तरीके से आते रहे तो संभवतः। तो चलिए साथियों, हमने समझने का यह प्रयास किया सबसे पहले ये कि सतत विकास क्या है, फिर ये समझा कि हालांकि जो शहरीकरण है उसका क्या मतलब है।
अब इसी को आगे बढ़ते हुए मैंने ये भी पाया कि जब डेफिनेशन दी जा रही थी, फर्दर ये डिवाइड करा गया कि शहरीकरण दो तरीके से होता है, एक नियोजित शहरीकरण, एक अनियोजित शहरीकरण। अब इसे कैसे समझेंगे? ओके, मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, पर चूंकि अभी नहीं कर सकता तो मेरे फीड में आ जाता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आकाश ब्लॉग में डालूंगा तो आ जाएगा, तो मैं कर दूंगा। बेसिकली इस चैनल से करूं या ना करूं, क्योंकि इस चैनल में दरअसल वही चीजें हैं जो जिसे मैं फॉलो करता हूं। जैसे राज्यसभा टीवी हो गया है ना, संसद टीवी दरअसल जो था पहले, अभी संसद टीवी है, और दो तीन जो जैसे दृष्टि है, संस्कृति है, ये से जो मेरे काम की चीजें, दरअसल उसे ही मैं इन चैनल पे ये कर रहा हूँ, ताकि फीड में वही चीजें जो संभवतः मेरे काम की हो। बहरहाल, तो वही मैं कह रहा था कि टाउनशिप परिभाषित करने के बाद दरअसल शहरीकरण को दो प्रयासों में, माफ कीजिएगा, दो भागों में बांटा गया। एक है नियोजित शहरीकरण, दूसरा है अनियोजित शहरीकरण, यानी प्लान्ड और एक नॉन प्लान्ड। प्लान्ड कहने का आशय हुआ कि जो किसी सरकार के द्वारा या किसी समूह या समुदाय के द्वारा व्यवस्थित तरीके से बसाया गया हो, उसे हम दरअसल कहते हैं प्लान्ड, मतलब टाउनशिप, यानी कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में, नियोजित शहरीकरण। मुझे बहुत ज्यादा मैंने एग्जाम्पल ढूंढने का प्रयास किया कि जिसे मैं प्रत्यक्ष आंखों से देखा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं वो प्लान्ड, आई मीन ये रहा हो, शहरीकरण रहा हो। लेकिन मुझे नोएडा छोड़ा करके कहीं कुछ नहीं मिला। आपको पता होगा नोएडा दरअसल ये पहले जो यहाँ पे क्या नाम है, दिल्ली में ओखला वाला जो इंडस्ट्री एरिया है, जब आप कौन सा मेट्रो स्टेशन है, जैसे मैं जब गोल्डन टेम्पल जा रहा था तो गोल्डन टेम्पल जाने के क्रम में जो कैब वाले भैया थे उसी रास्ते से ले गए थे, ओखला वाले इंडस्ट्री से, मतलब उस इंडस्ट्री एरिया से। तो जो ओखला है वही मतलब ओखला जो इंडस्ट्री है, इसी को दरअसल ये करके ऑप्शन के तौर पे, आई मीन वैकल्पिक तौर पे दरअसल नोएडा बसाया गया था। नोएडा का फुल फॉर्म भी कुछ इसी तरीके से होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसा कुछ करके है नोएडा का फुल फॉर्म, आप देख लेना इसको। तो शहरीकरण दो तरीके से, एक नियोजित, एक अनियोजित। नियोजित में किसी सरकार के द्वारा या फिर किसी एजेंसी के द्वारा बसाया गया हो तो उसे हम नियोजित शहर कहते हैं। दूसरी बात कही जा रही है अनियोजित शहर या फिर अनियोजित बस्तियां। जैसे आपने देखा होगा क्या नाम है, ट्रेन के किनारे, माफ कीजिएगा, ट्रेन की जो पटरियां हैं उसके किनारे भी बहुत सारे बस्ती है जो दरअसल वो बस जाते हैं, वो अनियोजित तरीके से है। या फिर कोई एक ऐसा जगह, कोई एक ऐसा बड़ा भूभाग जहां सरकार का कोई दरअसल जमीन है जिसपे किसी का मालिकाना हक ना हो, तो वहां भी बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का बसना, जिसे हम शहरीकरण कह देते हैं। तो ये भी शहरीकरण का ही एक भाग है, लेकिन ये एक तरीके से अनियोजित बस्तियां हैं, अनियोजित शहरीकरण है। तो हमने तीन शब्द देखा। सबसे पहला शब्द कि सतत विकास क्या होता है, दूसरा शब्द हमने ये देखा कि नियोजन शहरीकरण क्या है, फिर अंततः शहरीकरण के दो प्रकार। अब अगर आपने इतना समझ लिया तब हमारे लिए ये समझ पाना ज्यादा आसान होगा, और संभवतः ये जरूरी भी होगा कि क्यों हमारे देश के लिए, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इन द सेंस ऑफ गवर्नेंस, क्यों जरूरी है कि हम अपने शहरीकरण को दरअसल नियोजित शहरीकरण का एक तरीके से प्रारूप दें। मैं आगे बताऊंगा कि आपकी जो जीडीपी है, जीडीपी में तकरीबन 70% अकेले योगदान आपके क्या नाम है, इसी शहरीकरण का ये है। और जहां इतने बड़े भूभाग, माफ कीजिएगा, इतने बड़ी धनराशि आपके जीडीपी में योगदान रहा हो, अगर वो नियोजित तरीके से ना व्यवस्थित हो तो कहीं ना कहीं इसका जो दूरगामी प्रभाव है वो निगेटिव प्रभाव एक तरीके से आपको देखने को पड़ेगा। इसलिए कहा गया सतत विकास के लिए नियोजित शहरीकरण का क्या महत्व है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इन शब्दावली के आप अंडर एस्टिमेट ना करें, इनके गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ा आई मीन जो कंसेप्ट है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं प्रेमा फेसी के तौर पे आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, और अगली बात ये समझने का प्रयास है, जैसे मेरे पास एक डेटा है, अभी फिलहाल 2025 चल रहा, आने वाले समय में ऐसी बात कही जा रही कि 2030 के आसपास तकरीबन 31 से 32% की जो हमारी आबादी है वो एक तरीके से पूरे है, कहते हैं ना हार्डकोर जो टाउनशिप है, यानी कि जो शहरीकरण है, उसमें दरअसल ये होगी, यानी कि 30% जनसंख्या ये होगा शहरीकरण की ओर। सॉरी गाइस, क्या कह रहा था मैं, हाँ, योगदान के क्रम में, योगदान की मैं बात कर रहा था साथियों कि 2030 के आसपास तक हमारे जो शहरी, जिसको हम शहर कहते हैं, 30% जनसंख्या होगी। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि वर्तमान दौर में हमारे देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी का तकरीबन 70% अकेले इन्हीं शहरीकरण से दरअसल योगदान होता है। अगली बात कही जा रही टैक्स को लेकर,
और टैक्स की जो ये बातें हैं वो दरअसल 85% के आसपास है कि 85% टैक्स जो सरकार को पे करी जाती है वो संभवतः कहीं ना कहीं इसी सेक्टर से, इसी शहर से ये होता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस शहर के माध्यम से आपकी अर्थव्यवस्था की जो एक कड़ी है वो आगे बढ़ रही, उसका नियोजन, उसका प्लानिंग, उसका व्यवस्थित तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन तौर पर एक तरीके से व्यवस्थित होना कितना आवश्यक है। तो ये जरूरी कुछ बातें हैं। एक शब्द आएगा आगे, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है कि शहरीकरण में इस टीओडी का महत्व क्या है। और ये टीओडी मैं अपने मतलब क्या कहते हैं, मैं खुद से इसमें लाया, आर्टिकल में इसकी जिक्र नहीं थी, क्योंकि मैं एक बार जब सवाल लगा रहा था मॉक टेस्ट, उसमें पीवाईक्यू में ये पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है, तो ध्यान में था तो मैं यहाँ ऐड कर दिया। बहरहाल तो ये कुछ रहे मतलब कुछ डेटा जिसके माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि कैसे शहरीकरण में इसकी भूमिका है। आपने जीडीपी के तौर पे देखा 85%, आपने टैक्स, माफ कीजिएगा, टैक्स में 85%, जीडीपी में 70%। तो इसलिए इस लिहाज से ये जरूरी रहता है समझ पाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझता ये पर्याप्त है। शहरीकरण के कारण क्या है, मैं फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, आई ट्राई कि मैं ओवरकम कर सकूं। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास करा नहीं, लेकिन हाँ आई फील कि ये चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा तेज गति से बोलते हो ना तो फील होता है कभी कभी कि आप सही नहीं करते, बट आई बिलीव कि ये चीज़ें प्रयास के साथ, अनुभव के साथ, वक्त के साथ बेहतर होगा। एनीवे, तो शहरीकरण के कारण क्या वजह है जिसकी वजह से शहरीकरण दरअसल बढ़ता जा रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गांव को ही शहर बना लें, या फिर आपको शहरीकरण के लिए जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या का स्थानांतरण करना जरूरी है। चलिए सबसे पहली बात, एक चीज और जो मुझे कभी कभी लगता है कि कई दफा मैं ना अनावश्यक कई अन्य चीजों में ज्यादा भटक जाता हूँ, और सौभाग्य से कभी अगर मैं अपने आप को सुनता हूँ तो कई दफा ऐसा मैंने महसूस करा। बहरहाल शहरीकरण के कारण के लेकिन एक बात ये भी है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा उद्देश्य यही है कि तमाम पहलुओं को अपने हद तक, मतलब कितनी मेरी कैपेसिटी है कि मैं कितना अंदर जा सकता हूँ समझदारी के लेवल पे, और मेरा उद्देश्य भी यही है यूट्यूब पे आने का कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकूं इन द सेंस ऑफ, है ना, आप क्या कह सकते हो, समझदारी इन द सेंस की टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से, कितने बहुआयामी तरीके से आप समझ पा रहे हो। माफ कीजिएगा इन चीजों के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। शहरीकरण के कारण में पहली बात कही जा रही है व्यापार एवं उद्योग। निस्संदेह कोई भी व्यक्ति जिस अवस्था में है, जिस गांव में है, जिस भी शहर में है, अगर वहां से जाना चाहता है तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि क्या उसे रोजगार मिलेगा, क्योंकि अंततः जो ये चीजें होती है, आई मीन इनकम से ही संदर्भित होता है। अगर आपका इनकम बेहतर है तो निस्संदेह आप अपने गांव में ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि आपके ग्रामीण परिवेश में भी बहुत सारे ऐसी जो परिवार है वो वही रहते हैं दरअसल वर्षों बरस से। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इनकम के जो स्रोत हैं वो पर्याप्त हैं, इतना कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा आपने अपवाद स्वरूप देखा होगा कि जिनकी स्थिति बेहतर होती है उसके बावजूद भी वो शहर की ओर उन्मुख करते हैं। बहरहाल उनके पीछे भी कारण है कि वो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दरअसल उसको और बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए जाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था के लिए जाते हैं। जितनी उसकी दरअसल मुनाफा या यूं कह ले फायदा हो रहा है उसको और 2 गुना 3 गुना करने के पर्सपेक्टिव से जाते हैं। बहरहाल तो पहली कारण जो बताया जा रहा है शहरीकरण क्यों हो रहा, लोग अपने गाँव से शहर क्यों जा रहे हैं, तो व्यापार एवं उद्योग को लेकर। और जब भी इस प्रकार से जनसंख्या का स्थानांतरण की बात आती है, मेरे जहन में बिहार की जो एक ये है, आई मीन फिगर है, वो उभरता है। क्योंकि बिहार और आप नीचे वाले यूपी का इलाका देख ले, झारखंड का इलाका देख ले, छत्तीसगढ़ का इलाका देख ले, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं जो प्रवासी, आई मीन जिसको हम ये कहते हैं माइग्रेशन का समस्या, इंटरनल माइग्रेशन, वो समस्या देखी जा रही है, देखी जाती रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो वनरेबल स्टेट है वो बिहार। मैं मौका मिलेगा तो कभी मैं बिहार के ऊपर इन तमाम पहलुओं पे और भी विस्तार से करूंगा। तो पहला कारण व्यापार एवं उद्योग को देखा, चूंकि कहीं ना कहीं श्रम आकर्षित दरअसल ये चीजें होती है। क्षमता मान लीजिए मेरे पास किसी भी प्रकार का स्किल है या नहीं भी है, तब भी एक संभावना होता है कि मैं मैनुअली जा करके अपने किसी प्रकार के रोजगार में ये करूंगा और फिर ये चीजें करूंगा। रिक्शा चलाना हो गया, है ना, उसको कुली वगैरह का जो काम करते हैं वो हो गया, फिर जो पट्टे यानी कि बोरा जो ढोते वगैरह हैं। कुल मिलाकर के ये बातें कही जा रही कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग इस बात से आश्वस्त नहीं है कि जहां वो है वो प्रॉपर तरीके से उनको रोजगार मिल पाएगा। तो इस आशा में कि आने वाले समय में अगर अपने देश को, माफ कीजिएगा, अपने राज्य को छोड़कर अमुक राज्य में जाता हूँ तो निस्संदेह व्यापार के माध्यम से मैं अपना जो ये है, क्या उसको कहते हैं, इनकम बढ़ा पाऊंगा। तो ये जाते हैं। आई कैन फील आई एम नॉट डूइंग वेल बेसिकली।
बट कोई नहीं। शहरीकरण के कारण में दूसरी बात ये कही जा रही, इसी के अगले क्रम को कहते हैं आर्थिक अवसर, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब सॉरी एक कैटलिस्ट का काम करता है। मैं कई दफा इस बात को भी देखा है, और जब आप ये कुरुक्षेत्र आती है, दरअसल आपने मैगजीन देखा होगा, उसमें कई बार इस पे ही दरअसल पूरी बुकलेट होती है कि हमारे देश में जो इंटरनल माइग्रेशन है उसके पीछे का वजह क्या रहा। मैंने मतलब 2-3 महीने पहले का, पता नहीं एग्जैक्ट कौन मंथ रहा होगा, बट 2-3 महीने के अंतराल में आप देखे होंगे, अगर आप फॉलो करते होंगे तो उस पर पूरी की पूरी जो है दरअसल ये स्टडी, मतलब केस स्टडी भी आई थी। और केस स्टडी के माध्यम से समस्याओं को समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और ये कह ले तो चूंकि अगर जो एक चीजें होती है ना कि आप कल्पनाओं के आधार पर चीजें है ना समझने का प्रयास करते हो, दूसरी ये चीजें होती है कि जिस कल्पनाओं के माध्यम से आप किसी भी विषय वस्तु को समझना चाह रहे हैं वो दरअसल कल्पना नहीं है, आपके ही देश में घटित वैसी घटनाएं हैं। तो जब किसी घटना के माध्यम से किसी परिकल्पना को समझना चाहें तो आपके लिए आसान भी होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप पारदर्शी तरीके से समझ पाते हैं। तो आर्थिक अवसर भी एक प्रेरणा बनता है, एक उत्प्रेरक कारक बनता है, जिसके माध्यम से शहरीकरण दरअसल प्रतिफल में आता है। दूसरी बात ये कही जा रही, इनफैक्ट अगली बात, शिक्षा। जैसे शहरीकरण कहने का आशय सिर्फ ये नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुआयामी क्रियाविधि हो रही हो, तो उस बहुआयामी क्रियाविधि में कहीं ना कहीं शिक्षा भी एक पक्ष बनता है कि शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो। शिक्षा की जो एक क्रियाविधि है, यानी कि पठन पाठन का जो एक क्रम है, वो शहर में बेहतर हो रहा होता है। इसलिए जो मतलब ग्रामीण परिवेश से लोग जाते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूं, मैं किसी स्टेट से मैं दिल्ली में आया तो किस पर्सपेक्टिव से आया, ताकि मैं बेहतर पठन पाठन कर सकूं, इन द सेंस जो हमारी सिविल सेवा की एक तैयारी, एक जर्नी, उसको मैं एक बेहतर आयाम दे सकूं, इसलिए मैं वहां आया, वहां से यहाँ आया। तो ये भी एक कारण बनता है शिक्षा। अगली बात कही जा रही, बेहतर जीवन शैली। लोग शहरीकरण की ओर क्यों उन्मुख हो रहे हैं, तो निस्संदेह हर व्यक्ति का एक कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम अपने जीवन की एक उस व्यवस्था को माफ कीजिएगा, तत्कालिक व्यवस्था को बेहतर करें। तो उस बेहतर करने के क्रम में कई दफा, हालांकि ये बात आप ये कह सकते हो कि बाइसनेस है कि आप अपने क्षेत्र को छोड़कर या आप अपने जीवन की जो एक गुणवत्ता उसको सुधार कर सकते हैं, आप अपने जीवन शैली को बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा करना आसान होता है निस्संदेह जब आप अपने ग्रामीण परिवेश से एक बड़े एक्सपोजर वाले जगह पे जाते हो, जिसे हम शहर कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, तो निस्संदेह आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसमें सामाजिक बदलाव है, जिसमें मेंटल पर्सपेक्टिव से चीजें हैं, है ना। आपकी जो एक तरीके से परंपरावादी विचार हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने से रोकती है, संभवतः वो खंडित होती है आपके बड़े क्षेत्रों में आने से। तो ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से लोग आना चाहते हैं कहाँ, शहर में, और फिर शहरीकरण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो ये कुछ कारण है साथियों, जिसके माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि शहरीकरण क्यों दरअसल अपने क्षेत्रों को लोग छोड़कर आ गए, तो हमने समझने का प्रयास किया। अगली बात है, अगला खंड है दरअसल शहरी विकास से संबंधित चुनौती क्या है। विशेष तौर पे जब अपने भारत के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 10 सबसे गंदे शहर में 9 भारत में है। आप इसको कैसे देखेंगे, है ना, किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? बहुत बड़ी ये समस्या, आगे मैं हालांकि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं वायु प्रदूषण की बात ये कर रहा हूँ तब। बहरहाल, तो शहरीकरण, माफ कीजिएगा, शहरी विकास से संबंधित चुनौती में सबसे पहली बात है शहरी बाढ़ का होना, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अर्बन फ्लोडिंग, है ना, अर्बन फ्लोडिंग। तो शहरी बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती है विशेष तौर पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। मैं अगर बात करूं, जैसे बड़े बड़े शहर की बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें, यमुना नदी से हम दरअसल प्रभावित हैं। आप नागपुर की बात करें, आप अहमदाबाद की बात करें, आप क्या नाम है, सिल्क सिटी बेंगलुरु की बात करें, ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, एक तरीके से मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं अगर आप कहें, तो ये शहरी बाढ़ से प्रभावित हैं। और शहरी बाढ़ जब मैं ये कहता हूं तो क्योंकि आज मैं डिनर के बाद आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, तो समझता लिटिल बिट बोले थार्जिक आपको दिख रही होगी। शहरी बाढ़ में सबसे पहली बात होती है, दरअसल एक बात जो संभवतः मैं बहुत पहले भी इस पहलू को समझना चाह रहा था, इनफैक्ट बताना चाहता था किसी भी क्रम में, कि दरअसल जो नदी की बेसिन होती है, जैसे यमुना की मैं बात कर लूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, गहराई से देखा। जब आप शायद मेजेंटा लाइन या रेड लाइन में जब आप क्रॉस कर रहे होते हो, तो वहां से पूरी की पूरी जो यमुना बस्ती है वो दिखाई देती है आपको। विशेष तौर पर जब वर्षा का मौसम रहा हो तब आप जाकर भ्रमण करें, निस्संदेह बहुत एक सुंदर सा नजारा दिखता है। तो बात ये कही जा रही है कि जो शहरीकरण में, जो शहर में बाढ़ आती है, जिसे हम अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, दरअसल बाढ़ हमारे पास नहीं आती, हम दरअसल बाढ़ के दरअसल जो ये चीजें उसमें चले मतलब बस गए हैं। मान लीजिए XYZ मीटर आप ये कह लो कि नदी का बेसिन है,
निसंदेह वो हर वर्ष अपनी पानी को उसी रास्ते ले जाती है। और अनियोजित शहरीकरण के कारण, जैसा कि मैंने आपको कहा, सरकार की तो प्लानिंग रहेगी नहीं कि इन प्रकार के दरअसल बेसिन उसमें लोगों को बसाया जाए। तो अनियोजित शहरीकरण का एक परिणाम है कि लोग जाकर के वहां फंस जाते हैं और फिर पानी आती है, फिर सबको ले चल जाती है, तो फिर अंततः हम त्राहिमाम त्राहिमाम जैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं और अंततः सरकार को पूछते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। दरअसल आपने कुछ ऐसा करा जो समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये बातें आप ये नहीं कह सकते, आई मीन आपको समाधान बताना है, ना कि ब्लेमिंग करनी है। बहरहाल, तो अपर्याप्त जल निकासी भी एक कारण है जिसके माध्यम से दरअसल ये व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, अर्बन फ्लोडिंग होती है। दूसरी बात इसमें यह कही जा रही है साथियों कि जो प्राकृतिक जल निकासी है, प्राकृतिक जल निकासी करने का आशय हुआ कि निसंदेह अगर दिल्ली अपने प्रारंभ अवस्था में रही होगी, तत्कालिक तौर पे भी हमारी जो नदियां हैं वो रही होंगी, नर्मदा, ये नदी विशेष तौर पे यमुना नदी। तो यमुना नदी का जो प्राकृतिक निकास है, उस प्राकृतिक निकास को बाधित करने का एक प्रतिफल है कि यहाँ जो बाढ़ वगैरह है जो आती है। एक तो ये है कि आप उसके बेसिन में चले गए, दूसरी बात ये है कि जो प्राकृतिक निकास है, एग्जिट जो एक तरीके से है, उस एग्जिट को भी आपने बाधित किया। और बाधित किस तरीके से? अतिक्रमण करके। तो अंततः ये तमाम जो अनियोजित तरीके से व्यवस्था बनी रही, इसका ही प्रतिफल, इसका ही परिणाम है कि शहरी बाढ़ आता है। मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया दिल्ली के यमुना नदी को लेकर। आप बेंगलुरु की बात कर ले, आप हैदराबाद की बात कर ले, आप ऊपर आप क्या नाम है उसका, नागपुर की बात कर ले, इन तमाम जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं एक तरीके से, इनमें वही कुल मिलाकर के बातें हैं। तो पहली समस्या, पहली चुनौती शहरी बाढ़ हमने बात करा। अगली बात कही जा रही है, एक सवाल और, मतलब एक बात और, कि जब हम किसी भी शहर के विकास की बात करते हैं, जैसे दिल्ली में अगर मैं विकास की बात करूं तो दिल्ली के अवसंरचना के विकास करने के क्रम में कौन उत्तरदायित्व है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए। ऐसा माना जाता है कि शहरीकरण के क्रम में तकरीबन एक से अधिक एजेंसियां ये होती हैं। जैसे शहरीकरण में, मैं एग्जाम्पल हूँ दिल्ली का ही, तो मान लिया जाए, जैसे मैं कई दफा देखा है, मान लिया मेट्रो का लाइन बिछाना है, आई मीन मेट्रो की जो अवसंरचना उसको बनाना है, तो मेट्रो अवसंरचना को बनाने के लिए डीएमआरसी जो है वो उत्तरदायित्व है। लेकिन चूंकि जो डीएमआरसी जो एक तंत्र है वो मेट्रो की परिसंचालन तंत्र जो एक तरीके से वो दिल्ली वाली जो व्यवस्था है उसमें कर रही, और दिल्ली में ये करने के लिए, विकास करने के लिए जो उत्तरदायित्व है वो एक तरीके से कौन है? डीडीए। तो डीडीए और डीएमआरसी के दोनों बीच की कंफ्लिक्ट का वजह भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि इसके कारण ही आपने देखा होगा, अभी तो मान ली सरकार, मान लीजिए एक है दोनों, है ना, दोनों बीजेपी का है। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल में किसी और की है और स्टेट में किसी और की है, तो निसंदेह जो है वो कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। दोनों ही चीजें, दोनों ही जो एजेंसी हैं अपनी अपनी, है ना, वाहवाही करने के लिए तमाम समस्याओं को मतलब अनावश्यक उत्पन्न करते हैं। तो ये एक समस्याएं होती है कि हमारे देश में जो प्लानिंग है, जो एक नियोजन है, विशेष तौर पर शहरी नियोजन, वो किसी एक अथॉरिटी में ना होकर विभक्त, है ना, बहुत सारे अथॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बना पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब वैश्विक तौर पे, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय तौर पे देखा जाता है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो जो गति शक्ति योजना जिसके विस्तार में हमने कल बात करी थी, तो गति शक्ति योजना के लाने के पीछे का मकसद यही है कि तमाम जो एजेंसी, जो पोर्टफोलियो है हमारा, एक तरीके से विभाग है, उसको कोऑर्डिनेट तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ये चुनौती ये हमारे पास है। दूसरी बात कही जा रही है, इनफैक्ट अगली बात, यातायात से भीड़ परिवहन संबंधी चुनौतियां। नियोजित शहरीकरण में सबसे बड़ी चुनौती में कई बातें बताई जा सकती है, जिसमें यातायात का प्रबंधन या कुप्रबंधन आप कह ले, ये एक समस्याएं अब बनी हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं, और इवेंट कब लागू हुआ था दिल्ली में, मुझे नहीं पता, 18 के आसपास हुआ होगा, 17, 18, 20 जो भी रहा होगा, हमें कोरोना से पहले की बात होगी लगभग। तो ऑड इवन लाने की जो परिकल्पना थी यही थी कि भीड़ को कम किया जा सके, लेकिन संभवतः बहुत ज्यादा ये नहीं चल सका। अगर चलता तो आज भी होता। तो यातायात से भीड़ की जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती है, जिससे बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, विशेष तौर पे दिल्ली जैसे इलाकों में, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी में। क्योंकि भीड़ से आपको पता है जाम लगता है, और जाम लगता है तो निसंदेह आपकी जो फ्यूल है वो बर्बाद होती है, और उससे जो वायु प्रदूषण हुआ है वो बढ़ता है। अंततः ये बात कही जाती है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, आई मीन प्रोडक्शन इन द सेंस ऑफ उत्पादन है, वो कमी, उत्पादकता में कमी आती है। मान लीजिए मुझे ऑफिस जाना है और मैं आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो मेरी प्राइम टाइम है, मैं मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही बिता दूं, आई मीन वेस्ट कर दूं, बिताना तो सही नहीं रहेगा। तो हमारी जो उत्पादकता है वो मानसिक स्तर पे हावी हो जाएगा। आप ये हो जाओगे ना, स्ट्रेस हो जाओगे, इसको कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट होना। और फिर फ्रस्ट्रेशन से जब आप ऑफिस जाओगे, कहीं काम करने जाओगे, तो आपकी उत्पादकता निगेटिव, आई मीन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, ये जग जाहिर है।
तो ये एक समस्याएं हैं यातायात को लेकर। ये अगर यातायात की समस्याओं को अगर आप जोड़ते, अगर आप और भी अगर जोड़ेंगे तो बहुत मतलब बहुत सारी समस्याओं को गिना जा सकता है। बहरहाल अगली बात कही जा रही वायु प्रदूषण, और इसी क्रम में मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले कि हमारे दुनिया में दरअसल 10 में से 9 जो प्रदूषित शहर है वो भारत में है। सबसे प्रदूषित शहर में भारत में है, जो आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कराता है। ये भी एक समस्या है। अगली बात है अर्बन हीट आइलैंड, कहते हैं ना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसको चलिए मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा। अर्बन हीट आइलैंड कहने का सही होगा, जैसे आपको पता है कि अगर शहर है तो निस्संदेह तमाम जो अवसंरचना है वो कहीं ना कहीं कंक्रीट से बना रहा होगा, सड़क है, इमारत है, आदि आदि वगैरह वगैरह। तो जब सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी पर टकराती है, जैसे आपको पता होगा कि वायुमंडल गर्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से होता तो है, लेकिन सूर्य के आपतित किरण से नहीं, परावर्तित किरण से होती है, जिसको हम लोग परावर्तित किरण को, खैर भाई ये बात वही है, यानी कि जो सूर्य की किरण टकरा करके पृथ्वी के पार्थिव विकिरण, माफ कीजिएगा ये शब्द मैं ढूंढ रहा था, जो पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण से हमारा जो ये मंडल है, आई मीन जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। क्योंकि ये शहरीकरण का एरिया, शहर का इलाका है, यहाँ कंक्रीट जैसी चीजें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो निस्संदेह ज्यादा से ज्यादा जो ये है पार्थिव विकिरण है वो हमारे ये आएगा, वायुमंडल में आएगा। क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा कि मिट्टी के माध्यम से जो है वो बहुत कम ऊर्जा को ये करा जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप पड़ रहा है मिट्टी पे तो बहुत ज्यादा कुछ अवशोषित करेगा वो, और फिर वो दरअसल ये करेगा। लेकिन जो हमारी ये चीजें हैं बिना बहुत ज्यादा अवशोषित किए दरअसल ये परिवर्तित कर देती है। तो अर्बन हीट लाइन की जो एक अवधारणा है वो बनती है, और इससे बहुत ज्यादा समस्याएं होती है साथियों। अगर आज हमारे देश में जो विशेष तौर पर एसी की संख्या बढ़ रही है, एसी की जो ये है प्रयोग है वो बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा? इसी के कारण। और ये बात भी 2-4 दिन पहले आया था कि सरकार इस पक्ष में है कि 20 डिग्री से कम हम एसी को ये नहीं कर सकते, और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब 20 से लेकर के 28 तक, अभी 16 है ना मिनिमम, तो 20 से 28 तक का एक स्लैब ये करने का प्रयास किया जा रहा। और ये बात कहते हुए, मतलब ये इसलिए किया जा रहा क्योंकि कई दफा देखते होंगे साथियों कि 16 है मिनिमम, हाँ सॉरी, तो 16 पे करके लोग चादर ओढ़ के सोते हैं। तो आपके पास अगर पैसे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे तो साधन बर्बाद हो रहा, इससे तो पर्यावरण दूषित हो रहा। तो पर्यावरण दूषित ना हो सके इसलिए सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। क्षमता कब से इम्प्लीमेंट होगा ये भगवान जाने, इंडस्ट्रियल सरकार जाने, कि 20 से लेकर के 28 डिग्री तक ही एसी का टेम्परेचर रखा जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं, मतलब तापमान में वृद्धि होने के कारण ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ज्यादा से ज्यादा एसी का डिमांड होता है, और अंततः हम ऊर्जा का खपत अनावश्यक रूप से करते हैं। ये हीट डोम का एक नेगेटिव प्रभाव है। अगली बात कही जा रही है अपर्याप्त आवास एवं मलिन बस्तियों का प्रभाव। एक बात जो संभवतः आपको जानना चाहिए डेटा के तौर पे है कि हमारे देश में तकरीबन 6 करोड़ कितना होगा, 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मलिन बस्तियों में रहने का मतलब रहने को मजबूर हैं। 6 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो ऐसे बस्ती में रह रहे हैं, जो मलिन बस्ती कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, झुग्गी झोपड़ी, रेलवे के किनारे हो गया, किसी सरकारी भूमि है उसके इर्द गिर्द हो गया, आप देख ले तो जो ये है सड़क के किनारे लोग हो गए सॉरी, शहरी के जो पेरिफेरी है एक तरीके से, जहाँ शहर समाप्त होता है उसके इर्द गिर्द जो बस लोग हो गए। तो यहाँ लोग, मतलब इस प्रकार के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की संख्या तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है आज भी हमारे देश में। सोचिए एक बार की बात, मतलब एक बार आप सोच कर देखिए कि आज हम अपने देश की एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां चांद पर जाकर हम अपने झंडा गाड़ रहे हैं। दूसरी ओर हमारे देश की एक ऐसा भी एक स्थिति है जहां लोग जो है वो ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहां तकरीबन मतलब नाले के आसपास है, कीचड़ में रहने के मजबूर हैं। तो ये जो कंट्रास्ट बनता है कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से शर्मिंदगी फील कराती है। आपने देखा भी होगा कि जब हमारे देश में G20 का समिट हुआ तो कई बड़े बड़े जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनके इधर एक तरीके से पर्दा लगा दिया गया, इन द सेंस उसको ढक दिया गया, ताकि जो आपकी वास्तविकता है वो वास्तविक छवि बनी रहे। तो चलिए ये आपकी छवि वैश्विक रूप में निगेटिव रूप से प्रभावित ना हो, हर सरकार करती है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि इस प्रकार की जो भी छवि है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आपको कहीं ना कहीं इन झुग्गी झोपड़ियों के लिए एक व्यवस्थित जो ये चीजें हैं वो करना चाहिए। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका हमारा, क्या नाम है, इसमें मूवी भी आया था, क्या नाम था यार, सुनील शेट्टी जिसमें है, ओह बहुत बहुत बढ़िया नाम है, मैं भूल गया। तो ये बात कही जा रही। अगली बात है, हाँ,
तो 6 करोड़ लोग हैं ऐसे लोग जो तकरीबन ये हुआ, लेकिन हमारे देश में तकरीबन 18 मिलियन या यूं कह ले 20 करोड़ के आसपास ऐसे जनसंख्या है जिनके पास अपना घर नहीं है। 20 करोड़ लोग, माफ कीजिएगा 2 करोड़, 18 मिलियन है ना, यानी कि 2 करोड़ लोग ऐसी जनसंख्या जिनके पास अपने रहने के लिए कुछ भी घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, वो फुटपाथ पे रह ले रहे हैं, वो या फिर ट्रेन क्या नाम है स्टेशन पे अपनी जो स्थिति है उसको ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको शर्मसार करती है और सरकार को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इन द सेंस उनको व्यवस्थित तरीके से ये करने की आवश्यकता है। हालांकि अभी जो बिनने वाले हैं ना, जो कूड़ा बिनते हैं, जो प्लास्टिक बिनते हैं, है ना, उनके लिए सरकार जो है वो ये लाई है, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनको एक तरीके से व्यवस्था में लाने के लिए। आज उसको व्यवसाय के रूप में लोग नहीं मानता, लेकिन आप यकीन मानिए धारावी जो मैं ध्यान करना चाह रहा था, वो धारावी सीरियल भी उस पर, सॉरी वेब सीरीज भी बना हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा झुग्गी धारावी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में ही होगा शायद, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। तो ये बातें हैं। अगली बात कही जा रही है, अपर्याप्त ठोस प्रबंधन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और जो हमारा ये है शहर एक तरीके से, इसमें मैं डेटा भी लेकर आया था कि 62 था और तकरीबन 20% ये चीज। हाँ, तो 62 मिलियन टन अपशिष्ट जो है वो हमारे नगर पालिका के माध्यम से दरअसल कलेक्ट किया जाता है, और उस 62 मिलियन टन में मात्र 20% ही ऐसे हैं जिसको उपचार तक मतलब ले जाया जाता है। तो ये सोचकर देखिए कि पहली बात तो कचरा को बहुत ज्यादा ये करते नहीं है ना, मतलब कलेक्ट कर नहीं पाते, और जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको भी अब उपचार अपशिष्ट के लिए मात्र 20% ही ले जा पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और निस्संदेह ये समस्याएं आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि आप अगर उन कुछ मतलब क्या नाम है कूड़ा कचरा को अगर अपशिष्ट प्रबंधन की तो के तौर पे आप आगे नहीं ले जाएंगे, तो कहीं आप उसको डंप करेंगे। डंप जहां करेंगे उससे वायु प्रदूषण होगा, उससे दरअसल बीमारी बाहर आएगा, है ना। तो फिर समस्याएं उभरेगी और जो लोग हैं वो प्रभावित होते हुए देखे जाएंगे। तो ये भी पर्याप्त ठोस प्रबंधन न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली बात कही जा रही साथियों, चलिए ये तो कुछ समस्याएं थी, हमारे पास कुछ पॉइंट है जिसको ये समझने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको सरकारी पहल लाना पड़ेगा। किस बात को सरकारी पहल? कि जो लोग नहीं है, आई एम सॉरी, जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को एक तरीके से ग्रास रूट लेवल पर ले जाकर इन तमाम लोगों को जोड़ना होगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो अतिक्रमण का प्रभाव है, आपने देखा होगा कि हमारे देश के इर्द गिर्द, माफ कीजिएगा, हमारे जो भी शहर है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे अतिक्रमण जैसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो उनको व्यवस्थित करने के लिए आपको एक नियमावली लाना होगा, उनको विस्थापित करके ऐसे जगह पे दरअसल उनको आश्रय देना होगा जहां वो एक तरीके से डिजर्व करते हैं। तो हालांकि आपने पता, जो हम ये शहर की बात करते हैं, कितने शहर, 14 शहर की बात कही गई। तो जब मैं लिख कर लाया था 24-25 के बजट में, ये बात कही गई थी कि 14 प्रमुख शहर को सस्टेनेबल आधारित जो डेवलपमेंट है उस पर आधारित की जाएगी, जो तकरीबन 30 लाख के आसपास आबादी वाला क्षेत्र है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि 2025 से 26 वाले बजट में 30 लाख प्लस आबादी वाले शहर को, 14 ऐसे शहर को काउंट करा जाएगा, चिन्हित करा जाएगा, जिसको सस्टेनेबल आधारित जो बेसिक अवसंरचना उसको बढ़ाने की बात करी जाएगी। और निस्संदेह इस प्रकार की व्यवस्था को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक बार को तो नहीं, हाँ एक बार में आप नहीं कर सकते, बट हाँ अगर इसी प्रकार सरकार क्रमवार तरीके से प्रयास करती रहेगी तो निस्संदेह आने वाले दिनों में हमारी जो ये अनियोजित शहर की समस्याएं हैं, या यूं कह ले अनियोजित शहर एक जो समस्या है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। अगली बात कही जा रही, एक बात और, स्मार्ट सिटी मिशन आपने देखा है वो, जिसमें 100 शहर को व्यवस्थित करने की बात कही गई। हालांकि एक सवाल उठता है मेरे जहन में, जैसे आपने लालू यादव की वो बात सुनी होगी कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। संभवतः हो सकता है ये एक तरीके से राजनीतिक बात है, आप इसे जो भी कहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, थोड़ा सा अगर मैं सीरियस होकर इस बात को सुनूं तो ये बात कहना इस एक तरीके से सही भी होगा कि आप जो स्मार्टनेस की बात करते हो, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? जिसमें जल आपूर्ति बेहतर हो, जिसमें स्वच्छता बेहतर हो, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति बेहतर हो, जिसमें एक तरीके से जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इन तमाम अवधारणाओं को क्यों सिर्फ शहर में की जानी चाहिए? क्यों सिर्फ 100 शहर में की जानी चाहिए? क्या गाँव में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं आपका विचार है उसको और डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है, और अंततः इस प्रकार के प्रयास से हम अपने जो एक विचार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें इसकी भूमिका को देख पाएंगे। अंततः बात कही जा रही जो मैंने आपको कहा ही कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके माध्यम से जिनके पास घर नहीं है या फिर जो मलिन बस्तियों में रह रहे उनको एक तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो ये थे साथियों आज के विश्लेषण, एक छोटा सा विश्लेषण था पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण इसमें बातें कही गई, क्योंकि बिना शहरीकरण के
बिना स्मार्ट सिटीज के, बिना नियोजित शहर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर बढ़ भी गए तो वही होगा चने के झाड़ पर चढ़ाने प्रकार का, क्योंकि आपकी 85% टैक्सेस यहाँ से आती है, कुल जीडीपी का योगदान 75% इन शहरों का है। तो कैसे आप इन्हें व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे? अगर ये गलती से या फिर कह ले तुक्के से अगर आगे बढ़ रहा, बेहतर नियोजन से नहीं बढ़ रहा, तो कभी भी एक नीचे गिर सकता है। तो फिर ऐसी विकास को तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे नहीं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहेंगे नहीं। तो ये थे आज के दरअसल विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, निसंदेह मेरी प्रतिक्रिया दी जाएगी। शुभ रात्रि साथियों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।